हेलो एंड वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है कि हमारा एक आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर मैंने एक स्टोरी लेकर के आया है। ये स्टोरी मुंशी प्रेमचंद्र जी का, हमारे जो लेट मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, उन्होंने उनकी बहुत सारी अफसानाएँ, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे फिक्शन लेकर के आए थे। तो उनके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग हम जानेंगे और उनकी कुछ कहानियों को मैं लेकर के आया हूँ जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, ताकि मैं चाहता हूँ कि कहानी के थ्रू जो है आपको इंग्लिश सिखाया जाए कि कैसे इंग्लिश को समझा जाए, कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाए। ठीक है, तो इसके बेस पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी कौन थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी यूपी एक बनारस जगह है जिनका जहां पे उनकी पैदाइश हुई थी, और उनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र था, लेकिन उनका रियल नाम जो था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। ये श्रीवास्तव कुल में पैदा हुए थे और ये श्रीवास्तव थे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पे मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो पैदाइश है, जिनका बर्थ डेट है, ये जुलाई 31, 1880 को है, और उनकी जो है मृत्यु जो है, उनकी देहांत जो है 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। मैं तो कहता हूं कि इनके जैसा भारत के अंदर साहित्यकार मैंने नहीं देखा, जिनकी अफसानाएं, जिनकी छोटी छोटी कहानियां जो धरातल को और दिल को छू जाती है, जो मन को छू जाती है। और हम लोग अपने हाई स्कूल से लेकर के और अपने कॉलेज लाइफ तक उनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी थी, और जिसमें दो बैलों की कथा है, ईदगाह है, निर्मला है, कर्म भूमि है, गोदान है, गबन है। इस तरह की जो इन्होंने संग्रह किया है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने शेयर किया है, स्टोरी के रूप में, फिक्शन के रूप में, कमाल था। तो इनका जीवन जो है एक भारत के एक लेजेंडरी का मतलब होता है, लेजेंड का मतलब होता है कि एक अद्भुत, विलक्षण, जिसका कोई मैच ना हो, और उन कमाल के लोगों में से भारत के एक बहुत अच्छे ऑथर हैं। ये ऑथर का मतलब होता है लेखक। ठीक है, बॉर्न एज धनपत राय श्रीवास्तव, जिनकी पैदाइश, मुंशी प्रेमचंद की पैदाइशी नाम जो है ना धनपत राय श्रीवास्तव है, जिनकी पैदाइश जो है लहमी में इनकी पैदाइश हुई थी, नियर बनारसी। यूपी का में बनारस एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन जगह है, जहां पे कि एक छोटे से कस्बे में, एक छोटे से गांव में इनकी पैदाइश हुई थी। ही रोट फेमस नॉवेल्स, इन्होंने ही मतलब वो रोट में लिखा है पास्ट इंडिफिनिटेंस में, फेमस नॉवेल, प्रसिद्ध नॉवेल्स को लिखा। नॉवेल्स मतलब उपन्यास, बहुत सारे उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यासों को लिखा, और शॉर्ट स्टोरीज और छोटी छोटी कहानियों को भी इन्होंने लिखा, हिंदी के अंदर और उर्दू के अंदर। आपको बता दूं कि इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है उर्दू में भी हुई है। इन्होंने उर्दू में भी स्नातक किया था। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि भारत कितना समृद्ध, अपने आप का एक, मैं कह सकता हूं यूनिक एक कंट्री है, जहां पे हर भर के लोग हर भाषा पढ़ते हैं और हर भाषा को सीखने की प्रयत्न करते हैं, जिसके अंदर हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, और दीगर कन्नड़ है, तेलुगु है, तमाम लैंग्वेज जो है सीखते हैं और जानते हैं। इसलिए कहा जाता है भारत जो है ना विविधताओं का देश है। इसके अंदर लैंग्वेजेस, रेसेस, फैमिलीज, रिलीजन्स, सबका एक संग्रह। दिस इज कॉल्ड ऑर्चर्ड ऑफ द पीपल, इन लोगों का एक बगीचा है। ठीक है, नोन एज द एम्परर ऑफ नॉवेल्स, इनको उपन्यासों का सम्राट कहा जाता था, उपन्यासों का शहंशाह कहा जाता था, उपन्यासों का कह सकते हैं कि सर्वोपरि जो उपन्यासों के शहंशाह राजा होता है, महाराजा होता है, वो उन उपाधियों से इनको नवाजा जाता है। इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, जिसको उपन्यास सम्राट हिंदी में आप कह सकते हैं उपन्यास सम्राट। ठीक है, ही डिपिक्टेड का मतलब होता है लेना, टू टेक। ठीक है, टेक समथिंग, सम सेंस, और वी कैन से इसेंस को लेना। वो क्या करते थे, ही डिपिक्टेड द रियल लाइफ्स, उन्होंने वास्तविक जीवन को चुना
अपनी कहानियों का संग्रह करने के लिए, कहानियों को लिखने के लिए रियल जीवन के रहस्यों को चुना और उनसे जो है कहानियां उन्होंने ली है। इसलिए उनकी कहानियों में बड़ी गहराई, बड़ी डेप्थ पाई जाती है। मतलब इंसान जब उसको पढ़ने लगता है तो लगता है उसके दिल को छू जाएगा, लगता है उसकी अपनी कहानी है। जब आपको लगने लगे कोई भी लिटरेचर पढ़ते समय कि ये कहानी आपसे रिलेट करती है या आप ही की कहानी है, आप ही की जैसी है, तो समझिए कि फिर जो है ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ठीक है। और उन्होंने जो है डिपिक्टेड द रियल लाइफ स्ट्रगल्स, रियल लाइफ के संघर्षों, जो जीवन की संघर्ष होती है उससे उन्होंने जो बहुत सारे चीजें हासिल की। सॉरोज, करुणा, वेदना, पेन, गम, इन सब को ऑफ पुअर विलेजर्स एंड फार्मर्स, यानी गांव के गरीब और किसानों की करुणा, वेदना और उनके संघर्ष भरे जीवन से उन्होंने बहुत सारी चीजों को लिया और उसके ऊपर उन्होंने जो है उपन्यास लिखे। ये इनका एक जीवन का एक छोटा सा परिचय है। हम इतने काबिल नहीं है कि इनके जीवन को हम इस तरह एलाबोरेट कर सके, क्योंकि ये कमाल के राइटर हैं। जितना भी कहा जाए, जब कभी भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की तस्वीर हमारे सामने आती है और उनकी जो वक्त की जो उनकी पॉवर्टी दिखाई देती है, उनकी गरीबी दिखाई देती है, दिल जो है ना दुखी हो जाता है और दिल से सलाम आता है। उनकी कहानियों में उर्दू, हिंदी का ऐसा संग्रह है, ऐसा दिल छू लेने वाली बात है कि आपका दिल जो है ना, आप जो है ना इमोशनल हो जाइएगा। ठीक है। इसी तरह की कहानी आपके सामने एक और है। चलिए हम इस कहानी के टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है, इस कहानी जो हमारा क्लास नंबर 1 होगा, इस कहानी का शीर्षक है विध्वंस। विध्वंस हिंदी और संस्कृत का वर्ड है, लेकिन इसको इंग्लिश में कैटास्ट्रॉफ कहा गया है। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है विध्वंस। इसको डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, डिवास्टेशन भी कह सकते हैं, इसके सिनोनिम्स वर्ड है ये। यानी कोई चीज बहुत खूबसूरत इमारत बनी हो और अचानक जो है कोई ऐसी प्रलय आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कुछ जलजला आ जाए, पानी आ जाए, सैलाब आ जाए और पूरा जो है जलमग्न हो जाए और बह जाए, उसको विध्वंस कहा जाता है। यानी एक चीज एग्जिस्टेंस में इतनी खूबसूरत थी कि क्या कहा जाए और उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसको विध्वंस कहा जाता है। मैं थोड़ा जल्दी आपको लेके चलता हूं। इन बनारस के डिस्ट्रिक्ट में देयर इज अ विलेज, एक गांव है कॉल्ड वीरा, जिसको वीरा कहा जाता है, इन विच, जिसके अंदर एन ओल्ड चाइल्डलेस विडो यूज्ड टू लिव। बनारस के डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जिसको वीरा कहा जाता है, जिसके अंदर इन विच एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी, चाइल्डलेस, बिना वंशहीन, जिसको वंश ना था, कोई औलाद नहीं थी, पुत्र विहीन, विडो, विधवा महिला रहा करती थी। यूज टू का मतलब होता है रहा, एक हैबिट बतलाता है। यूज टू जो है ना हैबिट बतलाता है। बोलते हैं ना यार, उसको जो है ना वो झूठ बोलने के लिए यूज टू हो गया है, वो देर तक सोने के लिए यूज टू हो गया, यानी हैबिचुएटेड हो गया है। ठीक है, उसकी हैबिट हो गई है। तो बनारस के डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जिसका नाम वीरा था, उस गांव में एक विधवा, पुत्र विहीन और बूढ़ी सी महिला रहा करती थी। सी वॉज ए गोंड। गोंड जो है ना, गोंड एक ओबीसी वर्ग के अंदर एक कास्ट आता है। ठीक है, एक जाति का नाम है ये गौड़, हमारे यहाँ गौड़ भी कहते हैं, गौड़ एक जात होती है। सी वॉज ए गौड़ वोमेन, वह गौड़ महिला थी, नेम्ड, जिसका नाम भूंगी था। इस महिला का नाम क्या था? बूढ़ी महिला का भूंगी। एंड और सी डिडंट ओन ईदर अ स्क्रैप ऑफ लैंड और अ हाउस टू लिव इन। उसके पास सी डिडंट ओन, उसके पास अपना नहीं तो एक जमीन का छोटा टुकड़ा था, या फिर उसके पास अपना घर था जिसके अंदर वह रह सके। नहीं तो उसके पास अपना घर था, या उसके पास जमीन का एक कोई छोटा टुकड़ा भी नहीं था जिसमें वो घर बना करके, स्क्रैप ऑफ लैंड का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि एक छोटी सी जमीन, इतनी छोटी जमीन जिसके अंदर वो घर बना करके रह सके, ऐसा भी उसके पास नहीं था। हर ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड, उनका ओनली मैंने केवल, सोर्स ऑफ लिवलीहुड यानी जीवन जीने का जो आधार था, स्रोत था, वॉज अ पार्सिंग ओवेन। ठीक है, ये पार्सिंग ओपन क्या है? पार्चिंग क्या है? पार्च कहते हैं चावल और अनाज को
कढ़ाई में या किसी भूनने वाली चीज में डाल करके भूनना, उसको पार्चिंग कहते हैं। ठीक, इसलिए हम जो है ना भुने हुए चावल को हम पार्च्ड राइस कहते हैं। ठीक है, या पार्च्ड मेज भी होता है, यानी भुने हुए मक्का। ठीक है, तो उनका जीवन जीने का, उनका जीवन का आधार जो था, यानी सोर्स जो था, स्रोत जो था, वो ये जो भूंजने वाली यानी भुना भुनने वाली एक चूल्हा थी। क्या थी? ओवन थी। द विलेज फोक कस्टमरली हैव 1 मील अ डे ऑफ पार्च्ड ग्रेन। द विलेज फोक, फोक कहते हैं लोग को, फोक जो है ना पीपल को कहते हैं, इसका सिनोनिम होगा पीपल, यानी गांव के लोग कस्टमरली, ये आदतन, कस्टमरली जिसको बोलते हैं ना कि एक आदतन, एक रीति रिवाजतन, इसको शुद्ध बोलेंगे रीति रिवाज के अनुरूप, रीति रिवाज के अनुसार गांव के लोग रीति रिवाज के हिसाब से हैव 1 मील, एक भोजन जरूर किया करते थे, अ डे, एक दिन में, ऑफ पार्च्ड ग्रेन, भुने हुए अनाज का। यानी सुबह में नाश्ता कर लिया, दोपहर में या 3 बजे या 4 बजे, हमारे गांव में ट्रेडिशन थी और हमने इस तरह का किया भी है कि 3-4 बजे जो है ना कुछ स्नैक्स टाइप का भुना हुआ चावल, चना हो गया, चावल हो गया, कुछ कह सकते हैं कि मक्का हो गया, इस तरह का भून करके चूड़ा वगैरह, और हम लोग जो है ना चाय के साथ, नाश्ते के साथ खाया करते थे। तो इस तरह का उनके गांव में भी ट्रेडिशन था कि दिन में कम से कम एक बार वो कुछ ना कुछ खाते थे वो लोग, किस तरह का? भुना हुआ अनाज। सो इसलिए देयर वॉज ऑलवेज ए क्राउड अराउंड भुंगीज ओवन। इसलिए वहां पे, कहां पे? भुंगी की जो महिलाएं हैं, इन महिला के जो चूल्हा होता था जहां पे वो चावल को भूनती थी, अनाज को भूनती थी, वहां पे हमेशा क्या रहता था? एक क्राउड रहा करती थी उसके इर्द गिर्द, अराउंड मतलब इर्द गिर्द, चारों तरफ। ठीक है, इसलिए उनके चूल्हे के पास एक भीड़ रहा करती थी। वॉट एवर ग्रेन, जो कुछ भी अनाज, सी वॉज पेड, उनको दिया जाता था। किस लिए? फॉर का मतलब, फॉर जो है ना प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ। ठीक है, मैंने 2 रुपये में एक कलम खरीदी या 5 रुपये में एक कलम खरीदी। आई बॉट और परचेज अ पेन फॉर 5 रुपीज, यानी मैंने 5 रुपये दिया, उसके बदले में हमने क्या लिया? हमने एक कलम लिया। तो एक्सचेंज बतलाता है, फॉर जो है ना एक्सचेंज भी बतलाता है। तो शी वॉज पेड फॉर, उनको पे किया जाता था, फॉर पार्चिंग, भूनने के लिए, जो कुछ भी अनाज उनको भूनने के लिए पे किया जाता था। शी वुड ग्राइंड, वह उस अनाज को ग्राइंड कर देती थी, यानी पीस देती थी चक्की के अंदर, और फ्राई कर देती थी, एंड ईट इट, और इसे खाती थी। उनका जो कुछ भी लोग अपने अनाज को भुनवाने के लिए उनके पास लेकर के आते थे, और ये कहानी मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 10 साल पहले भी इस तरह की रीति रिवाज थी, दूसरे गांव में हम देखा करते थे इस तरह का। तो जो कुछ भी अनाज उसके बदले में उनको दिया जाता था, उस अनाज से को क्या करती थी? या तो ग्राइंड कर देती थी, ग्राइंड मतलब उसको पीसना, या उसको फ्राई कर देती थी और फ्राई करके इसको खा लेती थी। यानी दैट वाज द वेजेस फॉर द ओल्ड लेडी, उस लेडी के लिए यही एक मजदूरी थी। ठीक है, सी स्लेप्ट, वो सो जाया करती थी, इन ए कॉर्नर ऑफ द सेम लिटिल शैक, उसी जो उनका चूल्हा था, चूल्हा के ऊपर जो एक शेड बना हुआ था, और वो छप्पर हुआ करती है, जिसको हम छप्पर कहते हैं शुद्ध तरीके से समझने के लिए। एक छप्पर बना होती थी ताकि बारिश हो तो उसके अंदर पानी ना हो, और ये 2 तरफ से मटके रख करके, मिट्टी के बर्तन होते थे मटके, और मटके को इस तरह, इसका एक तरफ मुंह इस तरफ होता था और दूसरा मुंह इस तरफ होता था, और इसी के अंदर जो है ना भूंगा जो चावल वगैरह जो था, अनाज भूनी जाती थी। तो उसके ऊपर एक छप्पर बनाता था। तो काम करने के बाद जब वो थक जाती थी तो उसी के कोने में वो एक छोटे से जगह पे, कहां पे? उस छप्पर में सो जाती थी। दैट शेल्टर्ड, वह छप्पर शेल्टर के लिए बनाया गया था। किसके लिए? फॉर ओवन, जो ओवन को वह एक शेल्टर देता था, आश्रय देता था, यानी उसका एक छत था। वो समझिए कि उसी क्या वो छत था वो। ठीक है, एज सुन एज, जैसे ही, इट वॉज लाइट, सी वुड गेट अप, अब सोने के बाद जैसे ही सुबह होती थी, यानी उजाला होता था, प्रकाश, सूरज का उदय होता था, सी वुड गेट अप, वो जग जाया करती थी, एंड गो आउट, और जाती थी क्या करने के लिए?
टू गेदर, इकट्ठा करने के लिए, ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों को। यानी उस समय जब वो रात में सोती थी, सुबह जब जगती थी तो जगने के बाद में वो सीधे चली जाती थी पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए। क्या करने के लिए? पत्तियों को इकट्ठा करने के, जो पेड़ से गिरे रहते थे बगीचे के अंदर, उन पत्तियों को लाती थी और लाकर कहां रख देती थी? उसके पास रख देती थी, चूल्हे के। किस लिए? क्योंकि उसी से वो आग जलाती थी उस अनाज को भूनने के लिए। ठीक है। ड्राई लीव्स फ्रॉम ऑल अराउंड, चारों तरफ से वो सूखी पत्तियों को इकट्ठा करती थी। टू मेक हर फायर, वो अपना आग जलाने के लिए। यानी किसके लिए? वो जो चावल अनाज भूनने के लिए। चलिए मैं थोड़ा और सा आपको बता दूं। दूसरी क्लास में दूसरी स्लाइड देख सकते हैं। शी वुड स्टैक द लीव्स राइट नेक्स्ट टू द ओवन, वो ओवन के ठीक बगल में उन पत्तियों को स्टैक कर देती थी। क्या कर देती थी? स्टैक, जमा कर देती थी। एंड आफ्टर 12, और 12 बजे के बाद, लाइट द फायर, और आग को जलाती थी। यानी 12 बजे अपना कारोबार शुरू करती थी तो पहले वो आग को जलाती थी। तब गांव बस्ती के लोग, गांव के लोग अपने अपने अनाज लेकर के आते थे उनसे बुनवाने के लिए। बट ऑन द डेज, लेकिन उन दिनों, व्हेन, जब, शी हैड टू पार्च, जब उसको भुनना पड़ता था, अनाज भुनना पड़ता था, फॉर पंडित उदयभान पांडे, पंडित उदयभान पांडे के लिए जब उसको भुनना पड़ता था, द ऑनर ऑफ द विलेज, जो उस गांव के मालिक थे, यानी उस गांव के मालिक थे जिनका नाम पंडित उदयभान था, उदयभान पांडे था। शी वेंट टू बेड हंग्री, वह बिना खाए सो जाती थी। यानी पंडित जी उस गांव के राजा थे, उस गांव के मालिक थे, और जब कभी भी उस महिला को उनकी बारी होती थी कि आज उनके घर का अनाज भूनना है उस महिला को, तो पूरे दिन वो भूनती थी और उसके बदले में उसको शी वुड नेवर गेट एनी repay for that, or she would not be been paid for that parsing the grain. उस ग्रेन को भूनने के लिए उनको कुछ भी नहीं मिलता था उस महिला को, और बिकॉज ऑफ दैट she went to bed hungry, और बिना खाए वो गरीब महिला, विधवा जो है, सो जाया करती थी। बहुत मिसमैचिंग बात है यार। she was obliged to work, उनको वो obliged थी, यानी कृतज्ञ थी, बाध्य थी, to work, काम करने के लिए, विदाउट पे, बिना पे का, फॉर पंडित उदयभान पांडे, उदयभान पांडे के लिए वो काम करने का उसको कुछ भी मजदूरी नहीं दी जाती थी, वह उसके लिए बाध्य थी। क्यों बाध्य थी? आगे पढ़िएगा। she also had to fetch water for his house, वो पंडित जी के घर के लिए पानी भी भर के लाती थी, मटके में पानी भर करके, और उनके घर के लिए मटके में पानी भी लाया करती थी। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे, द ओवन वॉज नॉट लीट, और चूल्हा नहीं जला पाती थी वो। अब एक महिला जो है ना, दो काम करे, दिन भर अनाज भूंगे और भूनने के बाद उसकी मजदूरी नहीं दी जाए, प्लस उसके अलावा उसको पानी लेकर के आना पड़ता था, किनके लिए? पंडित जी के घर के लिए। तो उस महिला को फिर जो है उस दिन भूखा रह जाना पड़ता था, और इतनी थक जाती होगी कि बेचारी अपना चूल्हा नहीं जला पाती थी। शी लिव्ड इन ए पंडित विलेज, वह पंडित जी के गांव में रहती थी। देयरफॉर, इसलिए ही हैड फुल अथॉरिटी, पंडित जी को पूरी अथॉरिटी थी, टू मेक हर डू एनी सॉर्ट ऑफ ऑड जॉब, इसलिए पंडित जी को पूरी अथॉरिटी थी, पूरी उनको जो अधिकार था कि उस महिला से कोई भी काम वो करवा सकते थे, विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी टू हर। समझ रहे हैं आप? एनी सॉर्ट ऑफ ओड जॉब, ओड का मतलब है अनोखा, और का मतलब है अनोखा या कुछ भिन्न प्रकार का काम, जो उस आपका टास्क ना हो फिर भी आप करते हैं, उसको अनोखा होगा। ओके, अनोखा, कोई भी काम जो है ना, शॉर्ट, उनको अथॉरिटी थी कि उस महिला से वो काम करवा सकते थे। इन हिज ओपिनियन, यानी पंडित जी से पूछा गया भाई पंडित जी ऐसा क्या बात है कि आप उस महिला को पेमेंट नहीं करते हैं, पैसा नहीं देते हैं? तो उनके विचार से, उनके मत के हिसाब से, इन हिज ओपिनियन, उनके मत के अनुसार, if she received food for working from him, अगर वह उनके यहां काम करती है और उनको खाना मिलता है, how could it be considered as work done without pay?
वो उनके लिए काम करती है और उस गांव में रहती है, तो यही काफी है उसके लिए, उसको पैसे देने की क्या जरूरत है, यानी वो उसके गांव में रहती है। यही बहुत बड़ी बात है। ये उनकी जो है ना, ये उनकी अपनी सोच थी कि एक आदमी, एक महिला, एक बूढ़ी महिला हमारे गांव में रहती है, यही अधिकार जो हमने उसको दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है, अब हम उसको खाने के लिए क्यों दे, नहीं देंगे हम। उनका ये सोच था, हालांकि ये सोच गलत है। हाउ कुड इट बी कंसीडर एज वर्क डन विदाउट पे? तो कैसे कोई कह सकता है कि हमने उसको जो है पैसा पेमेंट नहीं किया, हम तो उसको अपने गांव में रहने का ठिकाना दे रहे हैं, यानी हमने शरण दिया अपने गांव में। ही वॉज डूइंग हर अ फेवर, और वो कहते थे कि यार मैं तो उनकी फेवर कर रहा हूं, मैं तो उसके पक्ष कर रहा हूं, मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं कि उसको अपने, इनफैक्ट बाय लेटिंग हर लिव इन द विलेज एट ऑल, कि बस बहुत हो गया, मैं तो उसको अपने गांव में रहने का जगह देता हूं। यही बहुत बड़ी बात है। इसके बदले में जो मेरे घर वो काम करते उसके लिए मजदूरी देने की कोई जरूरत नहीं थी। यह उनकी मानसिक सोच थी पंडित जी का, और इस तरह का वर्चस्व बहुत पहले था। इस उपन्यास से, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असमानता एक बहुत बड़ी घोर और अभिशाप था उस समय, और समानता हर मनुष्य का एक मौलिक और फंडामेंटल राइट है। सबको सम्मान दी जाए और उसके मेहनत के लिए उसकी मजदूरी दी जाए, ये बहुत ही अत्यंत जरूरी है। आज कहानी के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे डिटेल से कहानी सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।